नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज चल रही है अपनी, जिसमें लेक्चर नंबर 38 पे आज अपने को महाजनपद काल के बाद अब बात करनी है। आज ईरानी और यूनानी आक्रमण की बात करनी है। तो पहले ईरानी आक्रमण हुआ है, फिर यूनानी आक्रमण अर्थात सिकंदर का आक्रमण हुआ है। तो आज बात करना है लेक्चर नंबर 38 में ईरानी आक्रमण व उसके प्रभाव। ठीक है, ईरान मतलब पर्शिया, पर्शिया मतलब फारस। कभी भी फारस शब्द बोला जाए तो आपको ईरान ही दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, कुछ किताबों में पहला विदेशी आक्रमणकर्ता या आक्रांता जो है वो आर्य को माना गया है। कुछ किताबों में पहला विदेशी आक्रमणकर्ता या आक्रांता जो है वो आर्यों को माना गया है, किंतु यदि भारत में आक्रमण की बात की जाए तो ईरानी आक्रमण सबसे पहले 516 बीसी में तथा बाद में यूनानी आक्रमण 326 बीसी अर्थात सिकंदर का हुआ। ठीक है दोस्तों, मतलब मैक्स मूलर वगैरह जो है बैक्टीरिया से आए हुए हैं आर्य, जिन्होंने बताया। मैक्स मूलर ने क्या बताया कि आर्य जो है वो बैक्टीरिया से आए थे, भारत पे उन्होंने आक्रमण किया था। तो मैक्स मूलर का वो सिद्धांत के अनुसार आर्य जो है पहले विदेशी आक्रमणकर्ता हैं। किंतु यदि भारत में पहले आक्रमण की बात करी जाए तो ईरानी आक्रमण सबसे पहले था 516 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, तथा फिर उसके बाद ईरानी के बाद यूनानी आक्रमण हुआ है 326 बीसी में। अब ईरानी आक्रमण की चर्चा करते हैं। इसे फारसी पारसिक हखामनी वंश का आक्रमण भी कहा जाता है। हखामनी वंश के लोग थे जिन्होंने आक्रमण किया था। दारियाहू वगैरह जो थे वो हखामनी वंश के थे दोस्तों। तो इसे फारसी पारसिक हखामनी आक्रमण भी कहा जाता है। इस आक्रमण की जानकारी 3 अभिलेखों से मिलती है। इस आक्रमण की जानकारी 3 अभिलेखों से मिलती है। पहला है बेहिस्तून अभिलेख, दूसरा है पर्सिपोरस अभिलेख और तीसरा है नक्शी रुस्तम अभिलेख। बेहिस्तून, पर्सिपोरस और नक्शी रुस्तम कैसे याद करेंगे दोस्तों? रानी के पास एक पर्स है। रानी के पर्स के नक्शे जो हैं वो बेहिसाब हैं। बोलते हैं ना, तुम्हारे नक्शे बहुत बढ़े हुए हैं, तुम्हारे नक्शे बहुत बड़े हुए हैं, तुम्हारे भाव बहुत बढ़े हुए हैं। तो ऐसे रानी के पर्स के नक्शे बेहिसाब। तो रानी मतलब ईरानी, पर्स मतलब पर्सिपोरस, नक्शे मतलब नक्शी रुस्तम और बेहिसाब मतलब बेहिस्तून। तो रानी के पर्स के नक्शे बेहिसाब हैं। ठीक है, तो 3 अभिलेखों से पता चलता है ईरानी आक्रमण के बारे में। पहला ईरानी आक्रमणकारी जो था वो दारा फर्स्ट, या इसी को बोलते हैं डेरियस फर्स्ट, या इसी को बोलते हैं दारियाहू फर्स्ट। एक ही नाम है, दारा फर्स्ट, डेरियस फर्स्ट या दारियाहू फर्स्ट था। ठीक है दोस्तों, हेरोडोट्स जो कि इतिहास के पिता कहलाते हैं। हेरोडोट्स को क्या बोलते हैं? इतिहास के पिता। तो हेरोडोट्स द्वारा लिखित पुस्तक दी हिस्टोरिका से पता चलता है कि दारा फर्स्ट ने भारत पर आक्रमण किया और पश्चिमोत्तर भारत में, भारत के पश्चिम की तरफ कंबोज, गांधार व सिंध क्षेत्र को जीतकर फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। मतलब यहां फारस की तरफ जो ईरान में शासन था दारा का, 19 प्रांत थे इसके टोटल साम्राज्य में। और इस तरफ इन्होंने किस किस को जीता है? कंबोज, गांधार व सिंध, इन 3 को भारत के एरिया में जीतकर उसको 20वां प्रांत बनाया दोस्तों। ध्यान देंगे। और अकेले 20वें प्रांत से, 19 प्रांत से जो उसकी इनकम हो रही थी उसके मुकाबले अकेले 20वें प्रांत अर्थात भारत के इन 3 क्षेत्रों की इनकम जो थी वो 360 टैलेंट थी। ध्यान देंगे, उस समय की स्वर्ण मुद्राओं को टैलेंट बोला जाता था। आया हुआ है एग्जाम में। 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं थी जो फारस की कुल आय का एक तिहाई थी, जो फारस की कुल जीडीपी का 1/3 थी। तो अकेला 20वां प्रांत, मतलब भारत कितना समृद्ध कहलाया दोस्तों। तो 360 टैलेंट मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं जो थी वो अकेले 20वें प्रांत से अर्थात भारत के कंबोज, गांधार एवं सिंध से उसकी आय थी। किसकी? दारा की, दारियाहू की या डेरियस की। फिर हालांकि दारा फर्स्ट से पहले भी एक ईरानी था, साइरस सेकेंड। दारा फर्स्ट के पहले एक ईरानी साइरस सेकेंड ने भी भारत पर आक्रमण किया, भारत के अफगानिस्तान क्षेत्र पर आक्रमण किया। यह आक्रमण हिंदू कुश पर्वतमाला कहां है दोस्तों? अफगानिस्तान में। मैं ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं जल्दी आपको, है ना। आपको लेक्चर यदि पसंद आ रहे हैं तो पॉजिटिव कमेंट, नेगेटिव कमेंट जैसा भी आपको समझ में आता है करिए। लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के पास बढ़ाइए उसको आगे।
तो जो साइरस सेकेंड है इसने हिंदू कुश पर्वतमाला के क्षेत्र में आक्रमण किया था जो असफल रहा था, इसलिए इसको गिना नहीं जाता। अर्थात भारत पर पहला सफल आक्रमण तो किसने किया है? ईरानी दारा फर्स्ट ने ही किया है। भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया है? ईरानी दारा फर्स्ट ने। ठीक है दोस्तों, अब भारत पर जो ईरानी आक्रमण हुए हैं उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, भारत को उसका क्या आउटकम मिला है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में। तो एक एक करके देखेंगे दोस्तों, ये मेंस के हिसाब का कंटेंट भी हो जाता है यहां पे। तो पहला प्रभाव जो दिखता है, ईरानी साम्राज्य में सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों, राजाज्ञाओं, घटनाओं का अभिलेखीकरण होता था। ईरानी साम्राज्य में कोई भी घटना होती है, कोई भी राजा की आज्ञा होती है, कोई भी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप होता है तो सबका डॉक्यूमेंटेशन होता है, सबको लिख के रखते थे। यही बात अभिलेख उत्कीर्ण करने की शुरुआत जो है अशोक ने करी है ईरान से प्रभावित होकर। अशोक के जो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में जो अशोक की राजाज्ञाएं, अशोक का मन, अशोक की मंशा लिखने की जो परंपरा थी वो कहां से अशोक ने सीखी है? ईरान से। दूसरा पॉइंट, ईरानी स्तंभलेखों में, जो स्तंभलेख है, स्तंभ मतलब पत्थर का एक स्तंभ होता था, उसमें राजाज्ञा लिखी जाती थी चौराहे वगैरह पे जहां पे पब्लिक ज्यादा इकट्ठी होती थी, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक उसको देख सके। ठीक है दोस्तों, तो ईरानी स्तंभलेखों में लेख के ऊपर जो घंटा की आकृति या घंटी की आकृति बनी होती थी, घंटाकार आकृति होती थी, वैसी आकृति अपने स्तंभलेखों में अशोक ने भी बनवाई। यह भी वहां से सीखा अशोक ने। तीसरा पॉइंट, ईरान में पूरे क्षेत्र को, ईरान का जो पूरा साम्राज्य था उसको छत्रपों में बांटा था। किस में बांटा था? जैसे पूरा क्षेत्र यह है ईरान का, तो इसको छत्रपों में बांटा। ये 1 2 3 4 5 6 ये छत्रप है। तो ईरान के पूरे क्षेत्र को छत्रप में या प्रांत में बांटते थे। तो प्रशासन की छत्रप प्रणाली हमारे यहां ईरान से ही आई है। प्रशासन करने की छत्रप प्रणाली जो है वो ईरान से आई है। मैं आपको पढ़ाऊंगा इतिहास में और आगे जाके कि मालवा की तरफ के छत्रप थे, नासिक की तरफ के छत्रप थे। इस तरीके से प्रशासन की छत्रप प्रणाली हमने कहां से सीखी है दोस्तों? ईरान से सीखी है। नेक्स्ट, ईरान में डेरिक इंपॉर्टेंट है। ईरान में डेरिक अर्थात स्वर्ण सिक्के तथा सिग्लोई अर्थात रजत सिक्के का प्रचलन था और भारत के पश्चिमोत्तर में भी इसके कारण सिग्लोई जो है चांदी के सिक्के काफी प्रचलित हो गए। ईरान में डेरिक मतलब स्वर्ण के सिक्के, सिग्लोई मतलब सिल्वर बोलने में लगता है, सिग्लोई मतलब सिल्वर मतलब रजत। तो सिग्लोई रजत सिक्के का प्रचलन था। भारत के पश्चिमोत्तर इलाके में भी इसके कारण क्या हुआ? सिग्लोई का प्रचलन होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, ईरानी जिस रास्ते से भारत आए, ईरानी जिस रास्ते से नए रास्ता उन्होंने बनाया, जिस रास्ते से वो भारत आए, वो उसे नए व्यापारिक मार्ग को शुरू करने में मदद मिली। उस रास्ते से आगे के लिए नया व्यापारिक मार्ग शुरू करने में मदद मिली दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमोत्तर भारत में कुछ ईरानी शब्द भी प्रचलित हो गए। ईरान का इतना प्रभाव रहा, ईरानी आक्रमण का इतना प्रभाव रहा कि पश्चिमोत्तर भारत में कुछ ईरानी शब्द भी प्रचलित हो गए। जैसे दिपी का मतलब होता है राजाज्ञा, है ना। जैसे आप अपनी फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हैं ना दोस्तों, डीपी क्या होती है? आपकी आज्ञा होती है, आपकी मंशा होती है। तो डीपी का मतलब राजाज्ञा। और निपिष्ठी का मतलब होता है अभिलेख। ये दोनों कौन सी भाषा के शब्द हैं? ईरानी भाषा के शब्द हैं। तो दिपी का मतलब होता है राजाज्ञा और निपिष्ठी का मतलब होता है अभिलेख। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ईरानी लिपि जो है ना, ये भाषा की बात हो गई। अब ईरानी लिपि मतलब लिखने में जो चीज यूज होती है। तो ईरानी लिपि थी अरमाइक या अरेमाइक। अरमाइक का प्रचलन पश्चिमोत्तर भारत में भी हुआ। अरमाइक से खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। खरोष्ठी मतलब पाकिस्तान में लिखी जाने वाली जो लिपि थी, खरोष्ठी। खर मतलब उल्टा होता है, तो उल्टी तरफ से लिखी जाने वाली लिपि उर्दू, है ना। शब्दों को समझिए दोस्तों। खर का मतलब होता है उल्टा, बायां। तो उल्टी या बाईं तरफ से लिखी जाने वाली लिपि कौन सी होती है? उर्दू। पाकिस्तान में कौन सी चलती है? उर्दू। ठीक है, तो अरेमाइक से किस लिपि का विकास हुआ? खरोष्ठी। और खरोष्ठी अशोक के जो 2 अभिलेख हैं, अशोक के 2 अभिलेख जो पाकिस्तान की तरफ से प्राप्त हुए हैं, शाहबाज तथा मानसेरा अभिलेख, पाकिस्तान में स्थित जगह है दोनों। शाहबाज तथा मानसेरा अभिलेख जो अशोक के हैं वो खरोष्ठी लिपि में ही लिखे हुए हैं। अशोक के शाहबाज तथा मानसेरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में ही लिखे हैं।
इस अशोक के अभिलेखों की डिटेल चर्चा आने वाले लेक्चर्स में करेंगे दोस्तों अपन। ठीक है, तो इस तरीके से ये ईरानी आक्रमण का बिल्कुल जिस्ट, बहुत अच्छा जिस्ट कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो लेक्चर कैसे लग रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और टेलीग्राम की भी लिंक है, व्हाट्सएप पेज की भी लिंक है, सो उससे भी जुड़िए दोस्तों, और कंटिन्यूअस स्नेह बनाए रखिए। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।